हेलो एवरीवन। आज हम एमपीपीएससी पेपर 2 पार्ट बी में जैव प्रौद्योगिकी को पढ़ेंगे, जो कि प्रतिरक्षा शास्त्र वाले जो चैप्टर है 7.3 में उसका एक भाग है, जिसमें प्रतिरक्षा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है या जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रतिरक्षा को कैसे बढ़ाया जा सकता है और लोगों को जो बड़ी बीमारियां हैं या ऐसी बीमारियां जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है उसको जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा कैसे ठीक किया जा सकता है। तो जैव प्रौद्योगिकी का छोटा सा परिभाषा है कि जीव विज्ञान की वह नवीन शाखा जिसमें जैव तकनीक की सहायता से जीवधारियों एवं उनके एंजाइमों के द्वारा मनुष्य के लिए उपयोगी प्रक्रम एवं उत्पाद बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं, उसे जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। ये परिभाषा है जैव प्रौद्योगिकी। ये जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान की एक नई शाखा है जिसमें जैव तकनीक की सहायता से जीवधारियों एवं उनके एंजाइमों के द्वारा मनुष्यों के लिए उपयोगी प्रक्रम एवं उत्पाद बनाए जाते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य को और अच्छा किया जा सके। तो जैव प्रौद्योगिकी में सबसे जो स्पष्ट स्पष्ट चीज़ हैं जिनकी वजह से जैव प्रौद्योगिकी का जो रिसर्च है वो आगे बढ़ रहा है, तो उनमें जो सबसे छोटा इकाई है जिसमें ये रिसर्च या फिर अध्ययन आगे बढ़ रहा है उसमें है जीन। तो जीन क्या होता है? तो ये होता है डीएनए का वह न्यूनतम इकाई जो किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। ये भी पूछा जा सकता है जीन की परिभाषा। तो डीएनए की वह न्यूनतम इकाई जो किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है जीन कहलाता है। अब आगे डीएनए किसको कहते हैं? तो डीएनए जीन्स का समूह होता है, ठीक है, जिसको डीएनए कहते हैं। डीएनए के हेलिकल स्ट्रक्चर है। और इसके अलावा गुणसूत्र, गुणसूत्र क्या होता है? तो गुणसूत्र होता है केंद्रक में मिलने वाली धागेनुमा संरचना होती है। प्रत्येक जीव को इनकी संख्या निश्चित होती है। प्रत्येक जीव में इनकी संख्या निश्चित होती है। ये लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं यही मेन लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं किसी भी मनुष्य जानवर में। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, मतलब 23 जोड़े। तो गुणसूत्र में एक होते हैं ऑटोसोम, एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो इन्हें कहते हैं कायिक। कायिक जो गुणसूत्र होते हैं वो 22 जोड़ी होते हैं, मतलब 44 गुणसूत्र मनुष्य में कायिक होते हैं। और एक लिंग गुणसूत्र होता है जो डिसाइड करता है कि मेल होगा और फीमेल होगा। ये सभी को पता होगा, अगर डबल एक्स है तो फीमेल होगा और एक्स वाई है तो मेल होगा। और जब हम गुणसूत्रों को घटती हुई लंबाई के आधार पर क्रमबद्ध करते हैं तो प्राप्त होने वाला परिणाम कैरियोटाइप कहा जाता है। ये भी पूछा गया है कि कैरियोटाइप किसे कहते हैं। तो जब हम गुणसूत्र जो हैं उनकी संख्या को लंबाई के आधार पर क्रमबद्ध करते हैं तो जो प्राप्त होने वाला परिणाम है उसे कैरियोटाइप कहते हैं। जैव प्रौद्योगिकी में सबसे पहला जो पॉइंट है या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा रिसर्च अभी चल रहा है वो है जीन उपचार या जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होता है? इसमें किसी भी मानव या किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत जो जीन्स खराब हो चुके होते हैं या फिर इनएक्टिव जीन्स होते हैं या खराब जीन्स होते हैं उनके जगह पर नए जीन्स रिप्लेस कर देते हैं, जिससे उस व्यक्ति में वो बीमारी को सही किया जा सकता है या फिर उस लक्षण को कम किया जा सकता है जो उसे उस जीन्स की वजह से मिला हुआ है। तो ये दिया हुआ जीन थेरेपी में किसी मानव शरीर में विकारी जीन को सामान्यतः जीन से विस्थापित करके विकसित जीन को जीन लक्ष्य बोधन के जरिए सही करके या जीन प्रतिलिपि की संख्या में वृद्धि करके किए गए सुधार को आनुवांशिक उपचार या जीन थेरेपी कहते हैं। ठीक है, यही इसका इंपॉर्टेंट है और ये इसके परिभाषा। इसके अलावा जीन शरीर की मूलभूत इकाई होती है। हमारे शरीर में अधिकांश कार्यों जैसे कि पाचन, शरीर में ऊर्जा उत्पादन और शरीर में की वृद्धि में मदद करने वाली मांसपेशियों, हड्डियों एवं रक्त का निर्माण करने वाले प्रोटीन्स और एंजाइम के उत्पादन के लिए जीन ही प्रभावकारी होते हैं और जानकारी प्रदान करते हैं हमें शरीर के बारे में। जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं या फिर जो भी लक्षण हमारे अंदर दिखाई देते हैं उनके लिए जीन से जिम्मेदार होते हैं प्राइमरी रूप से। आगे है जीन थेरेपी। एक ऐसी तकनीक है जिसमें जीन का उपयोग बीमारियों के उपचार में किया जाता है। अभी तक इस पर प्रयोग चल रहे हैं। भविष्य में इस तकनीक से इस्तेमाल से डॉक्टर दवा या सर्जरी के बजाय रोगी के शरीर में स्वस्थ जीन डालकर उपचार कर सकते हैं। मतलब जितने भी हम मेडिसिन ले रहे हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ भी आपको परेशानी है या जिस जीन्स की वजह से आपके अंदर ये बीमारियाँ आई हैं या आपकी प्रतिरक्षा में कमजोरी आई है और आप बीमारी से ग्रस्त हैं, तो उन जीन्स को ही हटा दिया जाएगा और उसकी जगह नए जीन्स डाल दिया जाएगा और आपको किसी प्रकार के उपचार लेने की ज़रूरत नहीं होगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे और पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे इस थेरेपी से। ठीक है। और इसमें जैसे एग्जांपल में म्यूटेड जीन्स जिसके कारण बीमारी हुई है उसको निकाल कर उसकी जगह पर स्वस्थ जीन डाल दिया जाएगा। म्यूट जीन्स मतलब जो जीन्स इनएक्टिव हैं या फिर किसी भी लक्षण के लिए जिम्मेदार नहीं है, खराब जीन्स है, उन्हें हटाकर या फिर जिनके कारण बीमारी हुई है उनके निकाल कर उनकी जगह स्वस्थ जीन्स डाल दिया जाएगा।
जो म्यूटेड जीन्स सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं उन्हें निष्क्रिय करना या बाहर कर देना, ये भी जीन थेरेपी के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा शरीर में बीमारी से लड़ने के लिए नया जीन्स डालना, जैसे किसी का प्रतिरक्षा कमज़ोर है तो उसके अंतर्गत एक एक विशिष्ट जीन्स उसके लिए जिम्मेदार होगा या उसके लक्षण के लिए जिम्मेदार होगा, तो वो जीन्स को अपन रिप्लेस कर देंगे और उसकी जगह पर एक स्वस्थ और स्पष्ट जीन जो उस चीज़ के लिए लड़ सके वो जीन्स डाल देंगे, जिससे आपके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपको जो परेशानियां हैं वो तत्काल सही हो जाएंगी। हालांकि यह तकनीक कई बीमारियों का पक्का इलाज है, जिसमें से आनुवंशिक बीमारियां, कुछ प्रकार के कैंसर और कुछ वायरल संक्रमण शामिल हैं, किंतु जीन थेरेपी के उपयोग में अभी काफ़ी जोखिम है और अभी तक इस पर रिसर्च चल रही है। यही इंपॉर्टेंट है कि जीन थेरेपी भी पूर्ण रूप से रिसर्च कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च बाकी है और चल रही है। ये कितनी सुरक्षित और प्रभावी है, जीन थेरेपी को अभी तक उन बीमारियों पर टेस्ट किया गया है जिनका कोई अन्य इलाज उपलब्ध नहीं है। जीन थेरेपी को अभी वहाँ ही अप्लाई किया गया है जिनकी कोई दूसरा सेकेंडरी इलाज नहीं है या कोई ऑप्शन नहीं है, तब जीन थेरेपी को अपनाया गया है और उस पर लगाया गया है। अभी पूर्णतः जीन थेरेपी पर भरोसा नहीं किया जा रहा है। अब इसके बाद आगे हम मानव जीनोम परियोजना, ये विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है जिसके अंतर्गत जो गुणसूत्र हैं मनुष्य के उनके बारे में अध्ययन किया जाएगा और इसके अलावा जो गुणसूत्र के में जो जीन्स के लक्षण हैं और इसके अलावा जो जिम्मेदार हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाएगा और उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा। ये मानव जीनोम परियोजना विश्व के सबसे बड़ा और सबसे खर्चीला और सबसे महत्वाकांक्षी जीव वैज्ञानिक कार्यक्रम है। इसको सबसे पहले अमेरिका ने ही शुरू किया था और इसका जो उद्देश्य है, एम है, वो है मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य है मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए की सही रासायनिक श्रृंखला पता करना। यही इंपॉर्टेंट है, इसमें डीएनए की सही रासायनिक श्रृंखला पता लगाना मानव जीनोम परियोजना का प्रमुख लक्ष्य है। इसके अलावा मानव के 23 गुणसूत्र का अध्ययन मानव जीनोम परियोजना का लक्ष्य है। सारे के सारे गुणसूत्रों के अध्ययन और उसके लक्षण और उन किस किस के लिए जिम्मेदार हैं, इसके अलावा उनमें क्या क्या परिवर्तन भविष्य में पॉसिबल है, इसका भी अध्ययन किया जाएगा इसके अंतर्गत। 1988 में अमेरिका के हेल्थ विभाग द्वारा इसको शुरुआत किया गया था और ये 15 वर्षों बाद इसके आंकड़े जारी किए थे अमेरिका के हेल्थ विभाग ने। 2003 में मानव जीनोम परियोजना को बहुराष्ट्रीय परियोजना का नाम दिया गया और पहले एक ही देश इस पर काम कर रहा था, अमेरिका। इसके बाद 6 देशों को शामिल किया गया, उसमें है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, जापान, जर्मनी, मतलब जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं वही लोग इस पर शामिल हुए थे 2003 में। और ये सारे ही सारे डेवलप्ड कंट्री हैं, चाइना को छोड़ के। चाइना अभी भी डेवलपिंग है लेकिन पैसा बहुत है। तो ये 6 देश हैं जिनको शामिल किया गया था मानव जीनोम परियोजना पे। मानव जीनोम परियोजना राइट ये शुरू किया गया था 2016 में, इसे लाया गया था और भारत भी इसमें सहयोग कर रहा है, मतलब शामिल है। तो इम्पॉर्टेंट है, मानव जीनोम परियोजना राइट में भारत है, ना कि उसमें। तो जो मानव जीनोम परियोजना 2003 के जो परिणाम जारी किए थे उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो उसमें बताया गया था कि मानव में 20,500 जीन्स की संख्या है जो मानव के लक्षणों के लिए नियंत्रित करते हैं, लक्षणों के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, मानव के डीएनए में केवल 3% डीएनए ही सक्रिय है, से 97% डीएनए निष्क्रिय है। जो हमारा पूरा शरीर चल रहा है, जीन्स की जो पूरी मात्रा है वो 3% पे ही चल रहा है, बाकी 97% जो जीन्स हैं या फिर 97% जो डीएनए है वो इनएक्टिव मोड में है और उसको कोई कार्य नहीं करता। जैव प्रौद्योगिकी का टॉपिक पेपर 3 का भी पार्ट है, इसके अलावा प्री का भी है, इसके अलावा अन्य जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी आता है। लेकिन ये पूरा का पूरा जो नोट्स है ये मेंस के लिए बनाया गया और मेंस के लिए डेडिकेटेड है, पर इससे आप प्री की भी तैयारी कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। तो आगे है, ऐसा निष्क्रिय डीएनए सैटेलाइट या डीएनए या जंक डीएनए कहलाता है। मतलब जो निष्क्रिय डीएनए उनको सैटेलाइट डीएनए कहेंगे या जंक डीएनए कहते हैं। जंक डीएनए वास्तव में स्विच ऑफ या ऑन का कार्य करता है सक्रिय डीएनए के लिए। जो जंक डीएनए है वो जो सक्रिय डीएनए है उनको ऑन ऑफ के लिए काम करता है। संपूर्ण मानव प्रजाति 99.8% डीएनए समान है। किसी भी मनुष्य में जो डीएनए है वो पूर्ण रूप से एक जैसे है, बस 0.2% डीएनए ही डिफरेंट होता है। प्रत्येक जीन विशिष्ट प्रकार के कार्य प्रोटीन निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। जो जीन्स होते हैं वो हर जीन्स एक विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करते हैं और उसी के लिए जिम्मेदार होते हैं और वही मनुष्य में लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। अब मानव जीनोम परियोजना के क्या लाभ होंगे, तो मानव की आनुवंशिक बीमारियों को बेहतर समझ पाएंगे। अगर मानव जीनोम परियोजना में अध्ययन पूरा होता है
तो जो अनुवांशिक बीमारियां चली आ रही हैं उनको समाप्त किया जा सकता है, उनके बारे में अध्ययन बढ़ेगा, रिसर्च बढ़ेगा तो लोगों के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई है। सभी मानव प्रजाति के वंशज निग्रोड ही माने जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि सभी लोगों की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई है और निग्रोड प्रजाति के ही हैं सभी लोग। इसके अलावा मानव की उत्पत्ति किस जीव से हुआ है? चिंपांजी। उसके 48 गुणसूत्र होते हैं और मानव में कितने होते हैं? 46। तो चिंपांजी के 48 गुणसूत्र होते हैं, वहीं से मानव की उत्पत्ति हुई है। गोरे एवं काले के मतभेद को खत्म करने में मदद मिला है क्योंकि सबकी उत्पत्ति अफ्रीका में हुई है, इस बात को प्रूफ किया गया है। भविष्य में मानव उपयोगी जीन्स क्लोनिंग किया जा सकता है। जो जीन्स मानव के उपयोगी हैं या बेहतर लक्षण बीमारियों से लड़ने में जो बहुत अच्छा है, उन्हें क्लोनिंग किया जा सकता है और उनके रिप्लेसमेंट के बारे में भी सोचा जाएगा। मानव की आयु इससे बढ़ जाएगी। मानव लंबा टाइम तक जिएगा, स्वस्थ रहेगा तो ज़्यादातर उसकी सर्वाइवल जो लाइफ होगी वो अपने आप ही बढ़ जाएगी। एक छोटा सा टॉपिक है, ये भी पूछा जाता है, कृत्रिम डीएनए। ठीक है, आर्टिफिशियल डीएनए। तो कृत्रिम डीएनए का निर्माण सर्वप्रथम जनवरी 2000 में टेक्सास विश्वविद्यालय में किया गया। इसे सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म 1 के नाम से जाना जाता है, जिसके कार्यों का कोई पता नहीं है। जो डीएनए अभी बनाया गया है उसके कार्यों का कोई पता नहीं था। मानव द्वारा निर्मित डीएनए की लंबी श्रृंखला है जिसमें हजारों क्षार युग्म हैं। सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म 1 एक माइक्रोब है जिसके कार्यों की जानकारी नहीं है। जो सिंथेटिक डीएनए है या कृत्रिम डीएनए है उसके लाभ क्या होंगे? इस तकनीक का प्रयोग डिज़ाइन बग की श्रृंखला को निर्माण करने के लिए किया जा सकता है, जिसकी लक्षित ऊतक पर प्रभाव डालने के लिए भी किया जा सकता है, जिसमें विटामिन सी की उत्पादित कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये कि अगर कृत्रिम डीएनए का यूज होता है तो जो बग हैं उनके निर्माण में किया जा सकता है। बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं उनके अगेंस्ट इसका निर्माण किया जा सकता है अगर डीएनए आपको पता चल जाता है कि कौन सा डीएनए किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा जो व्यक्ति में बीमारियां हैं जिसकी वजह से, जिस डीएनए के खराब की वजह से होता है, तो ये जो आर्टिफिशियल डीएनए है उस पर विशिष्ट गुण या फिर उनके जीन्स में परिवर्तित करके उन्हें रिप्लेस किया जा सकता है। अगला टॉपिक है डीएनए वैक्सीनेशन। ठीक है, वैक्सीन। डीएनए टीका अगली पीढ़ी का टीका है जिसमें डायरेक्ट डीएनए की टीका ही दिया जाएगा आपको, जैसे कि ओरल टीका, अभी पोलियो, टिटनेस, इन सब के टीका जो देते हैं, हैजा, कॉलरा या काली खांसी, कुकर किसी, डिप्थीरिया, इन सब के टीके के लिए एक ही बीसीजी वगैरह जो टीके देते हैं उनके लिए डीएनए टीका का निर्माण किया जाएगा जिसका विकास किया जाना है। डीएनए जेनेटिक्स ब्लूप्रिंट होता है जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म की आनुवंशिक जानकारियां अंतर्निहित होती हैं। डीएनए किसी एक पैथोजन का माइक्रो स्टील होता है, एंटीजन कहा जाता है। किसी पारंपरिक टीके में कमज़ोर माइक्रोब या एंटीजेनिक प्रोटीन होता है। ठीक है, एंटीजन अपन पहले पढ़ चुके हैं, प्रतिरक्षा का जो मैंने लेक्चर बनाया उसमें। जबकि डीएनए टीके में प्रोटीन्स के लिए जेनेटिक सूचना होती है जिससे किसी व्यक्ति का शरीर जीनों के उत्पादन के लिए फैक्ट्री बन जाता है। इस प्रकार कुछ समय बाद उस व्यक्ति का शरीर पैथोजेनिक माइक्रोब के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेता है। डीएनए टीकों का प्रयोग वैसे बीमारियों के विरुद्ध किया जाएगा जो प्रभावी टीके के विकास के लिए एक चुनौती बने हुए हैं। अभी तक जो डीएनए टीके बनाए गए हैं वो किस किस के लिए किए गए हैं? वो है मलेरिया, टीबी और एचआईवी के लिए। इन तीनों बीमारियों के कीटाणुओं की प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने की शक्ति है और इसी के लिए अभी तक बनाया गया है, इसके अलावा नहीं बनाया गया है डीएनए टीका। लेकिन भविष्य में ये चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम माना जाता है कि डीएनए वैक्सीन होगा तो बहुत जल्द ही लोगों को बीमारियों से बचाया जा सकेगा। अगला जो टॉपिक है वो है अनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये जीन्स थेरेपी जो है उसके सेकंड पार्ट है, इस तरह से आप मान सकते हैं इसको, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें क्या किया जाता है? इसमें पहले से ही देख लिया जाता है कि कौन से जीन्स खराब हैं या कौन से जीन किस लक्षणों के लिए जिम्मेदार हैं और वो उन जीनों को रिप्लेस कर दिया जाता है पहले ही, मतलब बच्चे के पैदा होने से पहले या फिर जो चीज़ें होने वाली हैं उससे पहले ही जीन्सों को रिप्लेस कर दिया जाता है और उनकी जगह एक विशिष्ट जीन्स को इंसर्ट कर दिया जाता है। इसमें अनुवांशिक अभियांत्रिकी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो अनुवांशिक इंजीनियरिंग वह तकनीक है जिसमें जीन को परिवर्तित कर दिया जाता है या जीन का पुनर्संयोजन किया जाता है। जीन में परिवर्तन के द्वारा वैज्ञानिक किसी जीव या उसकी संतानों के गुणों में परिवर्तन ला सकते हैं। जीन के द्वारा आप किसी भी व्यक्ति के जो गुणसूत्र हैं उसमें परिवर्तन कर सकते हैं या उनके जीन्स में परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अलावा उनके लक्षणों पे परिवर्तन कर सकते हैं और जो आप पैदा होने से पहले अगर आपके जीन्स में परिवर्तित कर दिया जाता है, जब आप एक सेल्स होते हैं
उस टाइम पे ही आपका ये परिवर्तन कर दिया जाता है। तो आपके जो लक्षण आपके अनुवांशिक हैं, उन लक्षणों की जगह जिन परिवर्तनों के आपके अंदर किया गया है गुणसूत्र में, वो लक्षण आपके बड़े होने पर आपके ऊपर प्रदर्शित होंगे। कई वर्षों के संक्रमणों का प्रयोग करके पौधे एवं जीवों में सभी संकरित प्रजातियों को पैदा किया जा रहा है। अभी जो नए नए हाइब्रिड बीज आ रहे हैं, हाइब्रिड पौधे आ रहे हैं, वो यही अनुवांशिक इंजीनियरिंग की ही देन है। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा फूलों, फलों, सब्जियों एवं कई उत्पादों की उन्नत प्रजातियां विकसित की जा रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग का यही है कि आप जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जो फूल हैं, फल हैं, या फिर ऐसे कई चीज़ें हैं जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जिनके लिए टाइम नहीं मिल पाता, या फिर जिनके रखने के लिए लोगों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते, या फिर हमारे पास गोडाउन नहीं होते, किसानों के पास नहीं होते कि वो फसल हैं, तो उनकी जगह इस तरह के अब फसल विकसित किया जा रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा कि वो बहुत लंबे समय तक बिना किसी प्रोटेक्शन के या बिना किसी रख रखाव के सर्वाइव कर सकते हैं और अच्छा रह सकते हैं। मतलब उन पर कोई सड़ना या गलना नहीं होगा और वो ख़राब नहीं होंगे। अगला है 1970 से 1980 के मुख्य वैज्ञानिकों ने ऐसी विधियां विकसित की जिसके माध्यम से किसी कोशिका से जीन को पृथक करके उसे उसकी कोशिका में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। ये उसी टाइम है जिसमें किसी जीन, कोई पौधा है, उसके जीन में जो भी प्रॉब्लम है, या फिर जिसके जीन्स को आपको आप में परेशानी है, उसके लक्षण को आप बदलना चाहते हो कि आप जो नेक्स्ट पौधा आया या पेड़ आया या फल आया उसमें ये लक्षण के बजाय दूसरा लक्षण हो, तो वो आप पृथक करके वो वाले जीन्स को निकाल कर आप उसकी जगह नए जीन्स डाल देते हैं। तो उसमें जो लक्षण नए लक्षण आते हैं वो दूसरे जीन्स के आते हैं। ये तकनीकी किसी कोशिका या जीव की आनुवंशिकता को परिवर्तित कर देता है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि ये क्या करता है, कोशिका या जीव की आनुवंशिकता को परिवर्तित कर देता है और नए लक्षणों को जन्म देता है। जीन को पृथक करने में वैज्ञानिक जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे जीन पृथक्करण कहते हैं। इस तकनीक द्वारा किसी जीन्स के डीएनए को पृथक करके दूसरे जीन के डीएनए के साथ एकीकृत कर दिया जाता है। ये पूछा जाता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्या अनुप्रयोग हैं, क्या लाभ हैं। ठीक है, तो इस तकनीक की सहायता से ऐसे जीवों को उत्पादित किया जा सकता है जिसका जीन प्रारूप बिल्कुल नया हो, जिससे आवश्यकता अनुसार नए लक्षणों को उभारा जा सकता है। मान लो किसी जानवर में, किसी पौधों में आपको कोई नए लक्षण लाना है, या फिर आपको वो सारी चीज़ें एक ही पौधे से प्राप्त करना है जो आप अभी 2-3 पौधों से प्राप्त कर सकते हैं, तो आप उस पौधे में ये जीन्स की रिप्लेसमेंट कर सकते हैं अनुवांशिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। और जब वो नया पौधा आएगा, हाइब्रिड पौधा आएगा, उसमें ये सारे लक्षण आपको एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मुख्य फसलों में नील हरित शैवाल तथा जीवाणुओं से प्राप्त नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीन्स का स्थानांतरण भी संभव हो गया है, जिससे ये फसलें स्वयं ही अपनी आवश्यकता अनुसार वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकती हैं और उपज बढ़ सकेगा। जो भी हम अभी पेस्टिसाइड्स और इसके अलावा जो भी खाद वगैरह अपन डालते हैं, यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, तो यूरिया जो नाइट्रोजन होता है उसको अपन को नहीं डालना पड़ेगा अगर हमने ये स्थिरीकरण पहले से ही बीज में जीन्स डाल दिए। तो जो अब बीज होंगे वो खुद से ही नाइट्रोजन से ही, मतलब वायुमंडल से ही नाइट्रोजन लेके और उसका स्थिरीकरण करेंगे, जिससे उत्पादकता तो बढ़ेगी, साथ ही साथ खेत की जो मृदा है वो भी हेल्दी होगा। और इसके साथ उसको बार बार आपको बहुत सारे खाद या फिर जो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी बढ़ावा देने के लिए चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको नहीं करना पड़ेगा, वो सेल्फ ग्रूम होगा और अपने आप ही मृदा हेल्दी होगा। इसके अलावा आजकल जीन थेरेपी के उपयोग करके कई रोगों को जड़ से ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ये इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे जो बीमारियां हैं वो जीन्स की वजह से ही होती हैं, तो उन्हें जड़ से ख़त्म करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इससे जीन की संरचना तथा उसकी आकृति को समझने में मदद मिली है। पौधों की जंगली प्रजातियों के जीन से फसली पौधों में प्रतिरोधकता क्षमता विकसित करना, ये इम्पोर्टेंट है। जो पौधे जंगली हैं, जो कि खाने योग्य फसल नहीं हैं, उनमें उनके जीन्स को निकाल कर जो खाने वाले फसल हैं उस पर डाला जा रहा है, जिससे वो खुद प्रतिरोधकता क्षमता अपने आप में विकसित करने और जो जंगली पौधों का आक्रमण है फसलों पर या कीटों का जो आक्रमण है उससे वो खुद ही लड़ सकें। उसके लिए किसी प्रकार के पेस्टिसाइड्स या कोई भी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की ज़रूरत ना पड़े। अगला है तकनीकी की सहायता से स्वयं ही पौधों में रोग रोधक क्षमता विकसित किया जा सकता है। हरित लवक एवं केंद्रीय जीन को पुनः समायोजन कर फसली पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता को बढ़ाना, ये एक इम्पॉर्टेंट है। और बायो रिएक्टर्स पोषक खाद का निर्माण भी करना इसके अंतर्गत आता है। ये जीन अभियांत्रिकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है।
ये जो तकनीक का एक नया इन्वेंशन है क्लोनिंग, हालांकि काफ़ी पुराना हो गया। इसके अंतर्गत किसी भी जीव का हू बहू कॉपी बनाना ही क्लोनिंग कहलाता है। ठीक है, हू बहू कॉपी। जीव विज्ञान की वह तकनीक जिसके अंतर्गत हू बहू जीव का निर्माण करना, मतलब आपका कॉपी जीव बना दिया जाता है, किसमें? क्लोनिंग के मदद से। क्लोन का अर्थ है ट्विंस या समरूप होता है। क्लोन एक ऑर्गेनिज्म है जो एक मात्र जनक से गैर लिंगिक विधि से उत्पादित होता है। क्लोन अपने जनक से भौतिक एवं आनुवंशिक रूप से बिल्कुल समान होता है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। क्लोन का अर्थ ट्विन या समरूप होता है तो ठीक है। क्लोन एक ऑर्गेनिज्म है जो जो एक मात्र जनक से गैर लैंगिक विधि से उत्पादित होता है, यही इंपॉर्टेंट है। एक मात्र जनक से गैर लैंगिक विधि से उत्पादित होता है कोई भी क्लोनिंग आप जो करते हैं। और क्लोन अपने जनक से भौतिक एवं आनुवंशिक रूप से बिल्कुल समान होगा। अगर उसको आनुवंशिक बीमारियां आए तो जो क्लोन बनेगा उसको जरूर होंगी, उसमें कोई परिवर्तित नहीं किया जा सकता। सबसे पहला जो क्लोन बनाया गया था, अगर क्लोनिंग की हिस्ट्री देखा जाए तो 1952 में मेढक को क्लोन किया गया था, लेकिन ये सफल नहीं था या उतना चर्चा में नहीं आया था अगर सफल था भी। तो 1997 में इवान विल्मर, स्कॉटलैंड का एक जैव वैज्ञानिक था, उसने भेड़ का क्लोनिंग किया था सफलतापूर्वक। जिस भेड़ का नाम था डॉली, एक स्तनधारी थी। और वहीं से 1997 के बाद 1998 में क्लोनिंग की चर्चा बहुत हुई और क्लोनिंग मार्केट में आया और लोगों ने इसको समझा। भारत में सबसे पहले क्लोनिंग कब किया गया? तो भारत में किया गया 2009 में। गरिमा, जो भैंस का क्लोन किया गया था, गरिमा नाम के जो भैंस थी उसकी क्लोनिंग की गई थी 2009 में, फरवरी 2009 में। ये इंपॉर्टेंट है, क्लोनिंग कैसे बनाते हैं, ये क्लोनिंग का पूरा प्रोसेस क्या है, ये इसका थ्योरी आपके डायग्राम से ही थ्योरी समझना है और इसी को आपको सेम टू सेम लिख देना। आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक मादा होती है, मादा से अंडाणु ले लिए जाते हैं और उसका जो केंद्रक होता है उसको माइक्रो सिरेंज से निकाल दिया जाता है बाहर। अब जो अंडाणु है वो केंद्रक रहित है, ठीक है। और जिसका क्लोन करना है वो पेरेंट कोशिका, उसका एक कोशिका ले लिया जाता है और उसका केंद्रक सिरेंज के द्वारा निकाल लिया जाता है। अब जो अनाडु में जो केंद्रक रहित अनाडु है और जो आपने केंद्रक पेरेंट कोशिका या फिर क्लोनिंग वाली कोशिका से जो निकाली है उसको अनाडु के जो केंद्रक है उसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं। आप इसको एक परख नली में रख देते हैं और वहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। और जब विद्युत धारा से इसको शॉक देते हैं तो ये गुड़न मतलब इसका शुरू हो जाता है। तो जब ये गुड़न होके 16 से 32 कोशिकाओं तक इसका विभाजन जब हो जाता है, तब आपको दोबारा इस कोशिका को कहाँ पर रिप्लेस करना है? तो इसको करना है जो फीमेल है उसके गर्भाशय में, ठीक है। इसका प्रत्यारोपण कर दिया जाता है और यही पूरा प्रोसेस जो होता है वो क्लोनिंग है। अब जो बच्चा पैदा होगा वो सेम टू सेम पेरेंट कोशिका जिसका आपने क्लोन किया है वैसा ही होगा, भौतिक और आनुवंशिक रूप से, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है क्लोनिंग का और इसी को लिखना है आपको सरल भाषा में। क्लोनिंग के प्रकार हैं जीन क्लोनिंग, जीन एडिटिंग और जीन उपचार। जीन थेरेपी मैंने आगे पढ़ाया भी है और बताया भी है, ठीक है। प्रजनन क्लोनिंग, जैसे पूरे जीव का क्लोन किया जाता है। इलाज के लिए क्लोनिंग, स्टेम कोशिका जो स्टेम सेल थेरेपी है वो भी अपन पढ़ेंगे। लाभ क्या है? विलुप्त जीवों को पुनः प्राप्त किया जा सकता है क्लोनिंग से, ठीक है। अधिक मात्रा, अधिक अंडे, अधिक दूध देने वाले जीवों का विकास किया जा सकता है, ये है क्योंकि आप जीन में बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप क्लोनिंग करेंगे वो ऐसे जीवों का करेंगे जो पहले से ही सक्षम है, तो आप उसके जीन्स को लेके क्लोन कर सकते हैं, जिससे दूध उत्पादन बढ़ जाएगा, अंडों का उत्पादन बढ़ जाएगा और मांस के उत्पादन बढ़ जाएगा। बीमारियों के इलाज जीन थेरेपी और स्टेम सेल तकनीकी से संभव हो रहा है, धीरे धीरे और अच्छा तकनीक को विकसित किया जा रहा है। अब इसकी हानियाँ क्या हैं? तो आनुवांशिक बीमारियाँ 100% स्थानांतरित होती हैं, क्योंकि अगर आपका क्लोन किया गया तो आपको अगर कोई आनुवांशिक बीमारी है तो क्लोन पे जरूर आएगा। और जैव विविधता की हानि है। अलैंगिक प्रजनन की विधि है जो सामाजिक समस्या जो है उसको उत्पन्न करता है, बढ़ाता है। आपराधिक प्रकृति के लोग इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत सारी परेशानियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि आप क्लोनिंग को सही कर सकते हैं, इसलिए भी बहुत सारे देशों में क्लोनिंग को, जो मानव क्लोनिंग है उनको तो पूर्ण रूप से अवैध घोषित कर दिया गया है। अभी जानवरों की क्लोनिंग हो रही है। अगला जो है वो है स्टेम सेल तकनीक। ये स्टेम सेल तकनीक के तहत अभी इलाज बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसमें ऐसे कोशिकाओं का चयन किया जाता है जो कि विभाजन कर सकती हैं, जिनके अंतर्गत विभाजन के गुण होते हैं और वो विभाजन कर सकते हैं और नई कोशिका बना सकते हैं। तो इसका जो परिभाषा है वो है अविभेदित और विभाजन की क्षमता रखने वाली कोशिकाओं को स्टेम कोशिका कहते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। अविभेदित और विभाजन की क्षमता रखने वाली कोशिकाओं को, ठीक है।
अविभेदित और विभाजन की क्षमता रखने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? स्टेम सेल कोशिका कहते हैं। इनका वर्गीकरण किया गया है, तो स्टेम कोशिका का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर और स्टेम कोशिका का वर्गीकरण क्षमता के आधार पर, ये वर्गीकरण पूछ लिया जाता है। तो जो उत्पत्ति के आधार पर और स्टेम कोशिका का क्षमता के आधार पर, तो उत्पत्ति और क्षमता के आधार पर जो किया गया वो अलग अलग है। तो पहले अपन जो पढ़ेंगे वो है उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। भ्रूणी स्टेम कोशिका, ये माता के गर्भ में पल रहे बच्चे में मिलता है, ठीक है। भ्रूणी स्टेम कोशिका मतलब भ्रूण में ही मिलेगा, ये माता के गर्भ में पल रहे बच्चे उसमें मिलता है। इसके अलावा युग्मनज स्टेम कोशिका, जब जाइगोट बनने से पहले, मतलब जो 16 से 32 का जो टाइम होता है कोशिकाओं का, जब वह गुणन की उसमें करता है अपने आप में, तो उस टाइम का जो कोशिका होता है उसको कहते हैं युग्मनज स्टेम कोशिका। वयस्क स्टेम कोशिका, ये नॉर्मल जो वयस्क हैं उनके बॉडी से लिया जा सकता है, वो है वयस्क स्टेम कोशिका। इसके अलावा आईपीएस, इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिका। इसका एक बहुत अच्छा जो लिखा हुआ है क्या होता है वो है, यदि किसी सामान्य कोशिका के अंदर ऐसा जीन प्रवेश कराया जाए जिसके कारण वह कोशिका स्टेम कोशिका बन जाती है, तो उसे आईपीएस कहते हैं, इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल कहते हैं। और ये एक तकनीक भी है जिसके अंतर्गत अपन जीन्स को प्रवेश करके उस कोशिका का स्वरूप या उस कोशिका का जो गुण है उसको बदला जा सकता है। अगला है क्षमता के आधार पर स्टेम सेल कोशिकाएं कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। तो यूनिपोटेंट, ऐसी स्टेम कोशिकाओं को कहते हैं जो केवल एक ही प्रकार के अंग बना सकती हैं, मतलब ऐसे स्टेम कोशिकाएं या ऐसी कोशिकाएं जो एक ही तरह के अंग निर्माण कर सकती हैं उनको यूनिपोटेंट कहते हैं। मल्टीपोटेंट कई प्रकार के अंग बना सकती हैं, और ओलिगोपोटेंट कुछ प्रकार के अंग बना सकती हैं। और जो ये तीनों हैं, यूनी, मल्टी और ओलिगो, ये वयस्कों में प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। और जो प्लूरिपोटेंट है वो सभी अंग बना सकती है। ये कहाँ मिलता है? प्लेसेंटा को छोड़कर गर्भनाल में, जो माँ और बच्चे को जोड़ के रखता है वहाँ पर इसको पाया जाता है प्लूरिपोटेंट। और सबसे ताकतवर यही होता है, ये पूरा का पूरा शरीर, ये पूरा का पूरा जीव बना सकता है, ठीक है। और टोटीपोटेंट पूरा जीव का निर्माण कर सकता है युग्मनज में, जो अपना प्रारंभिक सेल होता है, जब स्पर्म और ओवम का मिलन होता है उसी के बाद जो गुणन होता है 32 कोशिका होता है, उसी को कहते हैं प्लूरिपोटेंट। और वही एक कोशिका है जो पूरे जीव का निर्माण कर सकता है। अब इसका अनुप्रयोग क्या है? तो कुछ अनुवांशिक बीमारियों को दूर कर सकते हैं, मानव अंगों को निर्मित करना, ठीक है। मानव अंगों को निर्मित कर सकते हैं कहाँ पे? बकरी, सुअर या किसी भी जानवर के अंतर्गत निर्मित किया जा सकता है और उसको रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है। आपको कान की ज़रूरत है, हाथ की ज़रूरत है, तो आप वो चीज़ उनमें डेवलप कर सकते हैं। दिव्यांगजनों की समस्या खत्म हो जाएगी अगर मानव अंगों की निर्मित इसके द्वारा किया जाएगा, तो मानव की आयु को बढ़ाया जा सकता है क्योंकि इसके द्वारा बीमारियों को सही किया जाएगा। अंगों का प्रत्यारोपण बहुत आसानी से किया जा सकता है स्टेम सेल तकनीक से, ठीक है। इसके अलावा जो भारत है उसमें सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में स्टेम सेल लैब बनाया गया है। ये प्री के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे पूछ लिया जाएगा कि कहाँ पर स्टेम सेल लैब बनाया गया है, तो वो बनाया गया है हैदराबाद में। जैव तकनीक का अनुप्रयोग तो चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। जैव तकनीक का उपयोग, क्योंकि अपन ने अभी तो चिकित्सा का ही पढ़ा है, तो चिकित्सा में कहाँ कहाँ किया जाता है? टीके, टीके जितने बनते हैं, रैबीज, यकृत के शोथ, पोलियो, टीबी, काली खांसी, सारे टीके जैव तकनीक की मदद से ही बनाया जाता है। और ये जीन अभियंत्रिकी द्वारा भारत में पर्याप्त मात्रा में तथा लगातार कम लागत में उत्पादन किया जा रहा है। किसका किया जा रहा है? टीकों का चिकित्सा। किसके द्वारा? जैव तकनीक के द्वारा। इंसुलिन जो है, जो शर्करा के लिए जिम्मेदार होता है, शरीर में शर्करा ग्लूकोज की मात्रा को रेगुलेट करता है, उसके उत्पादन को भी जैव तकनीक के द्वारा बढ़ाया गया है। और डायरेक्ट लोगों को इसका इंजेक्शन दिया जा रहा है, जिससे शुगर के पेशेंट को काफ़ी मदद मिल पा रही है। ये भी जैव तकनीक का ही एक भाग है। इसके अलावा प्रतिजैविकों का निर्माण, जितने भी संक्रामक बीमारियों का उपयोग है वो प्रतिजैविक, जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं वो इसी के द्वारा निर्माण किए जा रहे हैं, जैव तकनीक के द्वारा। पहले एंटीबायोटिक्स का निर्माण कब किया गया था? तो 1988 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन का उपयोग मतलब निर्माण किया था, ये विकास किया था। ये भी पूछा जा सकता है। इंटरफेरॉन विषाणुओं के विरुद्ध शरीर में पैदा होने वाले प्रोटीन्स पदार्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने प्रतिरक्षा में बताया। इंटरफेरॉन विषाणुओं के विरुद्ध शरीर में पैदा होने वाले प्रोटीन्स पदार्थ हैं। डीएनए द्वारा रोगों की पहचान, ये भी जैव तकनीक के अंतर्गत आता है। पशुओं की चिकित्सा, पशुओं में जो होने वाली कमियां या बीमारियां उनको भी पहचाना जा सकता है।
इसके अलावा कृषि क्षेत्र में होता है कीट प्रतिरोधी फसलों का निर्माण, क्योंकि कीट प्रतिरोधी फसल होंगे तो अपन को जो पेस्टिसाइड्स हैं या फिर बहुत सारे जो किसानों के फसल बर्बाद हो जाते हैं उन्हें रोका जा सकता है, उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, अच्छा फसल प्राप्त किया जा सकता है। अन्य क्षेत्रों में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रांसजेनिक फसल बनाए जाते हैं, बीटी बैसिलस थुरिंजियस, इसमें बीटी बैगन्स है, बीटी कपास है, गोल्डन राइस है। ऐसे बीटी वाले जितने भी निर्माण हैं हाइब्रिड, वो सारे के सारे कृषि क्षेत्र में जो निर्माण किया जाता है वो जैव तकनीक के अंतर्गत ही आता है। अब जो आगे अपन पढ़ेंगे इसमें वो है प्रतिरक्षा शास्त्र में, प्रतिरक्षा में जो संचारी गैर संचारी रोग या पारिवारिक स्वास्थ्य में किस तरह से प्रतिरक्षा को सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं वो भी, हालांकि योजनाएं तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन इसमें योजनाओं के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। इसके अलावा क्या क्या प्रतिरक्षा शास्त्र में क्या क्या बची हुई हैं वो भी। तो इसमें इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो इसको शेयर करें।